हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 4, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये जो वीडियो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि बीपीएससी का पीटी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सीडीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई और एनी अदर एग्जाम्स जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। और इससे पहले जो है 3 सेट जो है अपलोड हो चुका है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, जाकर प्ले लिस्ट में खोजना है, मिल जाएगा आपको। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखेंगे आज के इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आपका सही हुआ। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल करेगा। वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए तो ही आपको अच्छे से फ़ायदा होगा। ओके, एक एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद में जो है कौन सा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया? सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, गंगा को या सतलज को? तो ये माना गया ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? ये सरस्वती को माना गया। किसको? सरस्वती को माना गया। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। लेकिन ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक बार जो जिक्र हुआ है, वर्णित शब्द है, कौन सा नदी है? वो है सिंधु। सिंधु नदी का जो है सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। ओके, और गंगा नदी का जो है केवल एक बार उल्लेख हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में केवल एक बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ और यमुना नदी का जो है वो 3 बार उल्लेख हुआ है। इस बात का भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो भी ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार नाम किसका वर्णित है? तो वो है सिंधु नदी का। और गंगा नदी का 1 बार नाम वर्णित किया गया है और यमुना नदी का 3 बार नाम वर्णित किया गया है ऋग्वेद में। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे आपको। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो है वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? किससे है? कालसी नामक स्थान जो है ये किस शासक से संबंधित है? याद बताना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये है अशोक से संबंधित। किससे है? अशोक से संबंधित। ये और कालसी नामक स्थान जो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। याद रखना आपको, उत्तराखंड में है ये स्थान, याद रखना है, उत्तराखंड में। और इस स्थान पे जो है अशोक के शिलालेख भी मौजूद हैं, उपस्थित हैं यहाँ पे। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा का लेखक कौन है? तो ये है, कौन है प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक? आंसर आप कर सकते हैं मन में। तो ये है फिरदौसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिरदौसी जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक हैं, फिरदौसी, याद रखना। और शाहनामा जो है ये फारसी भाषा का एक ग्रंथ है। कौन सा है? कौन सा भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा का एक ग्रंथ जिस जो है फिरदौसी के क्या कहते हैं द्वारा लिखा गया है। और ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? महमूद गजनवी के दरबार में जो है ये रहता था फिरदौसी जो है। और शाहनामा पुस्तक के लेखक जो है यही हैं फिरदौसी, और फारसी लैंग्वेज में लिखा गया। ओके, याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे फैक्ट पता चल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? दीवाने अर्ज विभाग का शासक जो है वह किस संबंध से था? किस शासक के से संबंध था? ये था बलबन से। किससे था? बलबन से। दीवाने अर्ज जो है ये विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया था। यह एक सैन्य विभाग से संबंधित है। किससे है? सेना से संबंधित है, सैन्य विभाग से संबंधित है। और जिसका मुख्य कार्य क्या था? सैनिकों की भर्ती करना और उसका निरीक्षण करना। सैन्य विभाग था ये दीवाने अर्ज, और बलबन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और ये जो है सैन्य विभाग से संबंधित था और इसका कार्य था सैनिकों की भर्ती करना और तथा निरीक्षण करना उसका। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? किसके द्वारा ये फरमान दिया गया था? सबसे पहले तो ये जहांगीर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए फरमान दिया गया था। और जहांगीर के दरबार में जाने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस जो था वो
जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। विलियम हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सबसे पहले फरमान दिया था जहांगीर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। किसके? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और उनका उद्देश्य था ऐसे साधु सन्यासियों को संगठित करना जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की जो है उसमें गहरी आस्था रखता हो। तो ऐसे जो है इसलिए इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था कि ऐसे साधु पुरुष जो है ऐसे लोग जो सन्यासी लोग संगठित करना था, जो इसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और उसके शिक्षा को जो है बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके। इसलिए जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? किस भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है? ये जी ऑस्टिन। किसके द्वारा कहा गया? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया किसने? जी ऑस्टिन ने। याद रखना है आपको। और केसी वियर, नाम सुने होंगे आप लोग, ये नोट कर सकते हैं आप। केसी वियर जो है ये भारतीय संविधान को जो है अर्ध संघीय कहा है। क्या कहा है? अर्ध संघीय कहा गया है भारतीय संविधान को। किसके द्वारा? केसी वियर के द्वारा। किसके द्वारा? केसी वियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। याद रखना आपको कि अर्ध संघीय कहा गया है भारतीय संविधान को। किसके द्वारा? केसी वियर। और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये कहा जी ऑस्टिन ने। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संशोधन के द्वारा दिया गया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा? तो ये दिया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिया गया। और कब हुआ था 69वां संविधान संशोधन? 1991 में हुआ था। इसके तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। उम्मीद करते हैं ये बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और इसके तहत क्या किया गया था? जो वोटिंग एज है, मतदान करने का आयु जो है वो 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। कब किया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो है मतदान करने का आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। उम्मीद करते हैं ये सारे फैक्ट जो है आपको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1955 में पारित किया गया था। याद रखना आपको, 1955। और भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 में जो प्राप्त किया था। और भारत में जो है कुल 5 तरह से जो है नागरिक आप बन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता भारत के। कौन कौन सा? पहला है जन्म से। ये आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। जन्म से जो है वो भारत में, इंडिया में जन्म लिया तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। और वंश के हिसाब से भी। और तीसरा है पंजीकरण के हिसाब से, पंजीकरण करके जो है भारत का नागरिक बन सकते हैं। और चौथा है देशीकरण से। और क्या है? देशीकरण से जो है आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। और पांचवा जो है भूमि अर्जन से। कौन सा? भूमि अर्जन से भी जो है आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 5 तरह से जो है भारत का नागरिकता आप पा सकते हैं। और ये अधिनियम जो है 1955 में पारित किया गया था। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? कौन सा? अनटचेबिलिटी से, छुआछूत और अस्पृश्यता से संबंधित है। ये है अनुच्छेद 17। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा। और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी पीटी के एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। तो छुआछूत जो है ये अस्पृश्यता का अंत जो है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब तक रहता है? कब से रहता है? कब से कब तक रहता है? 5 वर्ष तक अपने पद पर निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रहते हैं राष्ट्रपति जो 5 वर्ष तक अपने पद पे रहते हैं, अपने पद जो है ग्रहण करने के दिन से। जिस दिन जो है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण लिया जाता, पद ग्रहण किया जाता, उस दिन से लेके अगले 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है?
अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। और इसके अलावा जो है कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो है निम्न परिषद का अध्यक्ष होते हैं। और इसके अलावा जो है किसके किसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री? तो नीति आयोग के भी जो है अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी जो है अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय परिषद का तो होता ही है प्रधानमंत्री, बाकी इन सारे चीज़ों के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है इनमें से? लोकसभा अध्यक्ष को जो है अध्यक्ष पद की हेतु शपथ कौन दिलाता है? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से जो है ये कोई नहीं दिलाता। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये कोई नहीं दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ओके, अध्यक्ष के रूप में कोई इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। क्या कहते हैं, जो है लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण लिया जाता है। ओके, और लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपता है? वह लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको? जब इसको क्या कहते हैं त्यागपत्र देना रहता है अपने पद से, तो किसको सौंपता है अपना त्यागपत्र? ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? इनमें से तृतीय क्षेत्र का भाग कौन सा, ये बताना है। तो ये है कौन? विद्युत जो है वह तृतीय क्षेत्र का भाग है, टर्शियरी सेक्टर का भाग है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? व्यापार आते हैं, याद रखना आपको, व्यापार आता है, परिवहन आता है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग आता है, जो भी सेवा सेक्टर है सब जो है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर आता है। होटल आता है, ये सारे जो हैं कौन से क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कृषि वगैरह जो है वह प्रथम क्षेत्र में आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन शब्द का क्या अर्थ है? तो यह उपयोगिता। क्या अर्थ है? उपयोगिता। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता, किसमें? अर्थशास्त्र में। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ये की गई थी नरसिम्हन समिति के सिफारिश पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर जो 1975 में किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को जो आपको याद कर लेना है, नरसिम्हन समिति 1975। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये पारित किया गया था कब? आंसर कर सकते हैं आप, अपने मन में सोच सकते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वन संरक्षण अधिनियम, और बता रहे हैं आपको, वन संरक्षण अधिनियम जो है वह 1980 में पारित किया गया था। कब? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब किया गया था? ये 1986, 1986 में। ये तीनों डेट आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं, कहीं पे नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है एग्जाम में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था पारित? ये 1972 में हुआ था। और वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1986, 1986 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ये तीनों फैक्ट आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप जो है वह किस खेल से संबंधित है, ये बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये पोलो से संबंधित है। किससे है? पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कप जो है वो पोलो से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। और पोलो से संबंधित एक और कप है, कौन सा? एजार कप। एजार कप जो है ये भी पोलो से संबंधित है। और क्लासिक कप जो है ये भी जो है किससे संबंधित है?
पोलो से संबंधित है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राधा मोहन कप वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति जो है वह किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही, आप आंसर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड का जो है प्रमुख जनजाति है खासा जनजाति। इसका संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। और उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं जनजाति पाए जाते हैं? तो एक है जौनसारी, आप नोट कर सकते हैं जौनसारी। कौन सा? जौनसारी जो है वो कहाँ से है? उत्तराखंड में। और बुक्सा, बुक्सा जनजाति भी जो है ये उत्तराखंड में। और थारू, ये भी जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये सारे फैक्ट जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। कैसा लगा वीडियो? यदि आपके लिए यूजफुल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा या नहीं लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, यदि ख़राब लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और ये बात जो है सारे आप पे निर्भर करता है, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जारी रखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी और भी आगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरापारा परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, एकदम अच्छे से आपको याद कर लेने हैं सारे क्वेश्चन। जीके जीएस कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपका क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा, तो अच्छे ढंग से आपको याद नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो देखिए। ओके, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। ओके, तो इस तरह से जो है आपका जो है जीके जीएस एमसीक्यू के थ्रू जो है अच्छा हो सकता है। ओके, और काकरापार परियोजना जो है ये कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी पे। और ये एक जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना है काकरापार परियोजना। याद रखना आपको, जल विद्युत परियोजना है और ताप्ती नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? डफला और अबोर की पहाड़ी जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डफला हो गया, अबोर हो गया, मीरी हो गया, ये भी याद रखना आपको, पूछा जाता है। मीरी हो गया, मिसमी हो गया, ये सारे जो हैं अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पहाड़ी हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मीरी, मिसमी और डफला, अबोर ये सारे पहाड़ी जो हैं कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। एक जो है एक इम्पॉर्टेंट पहाड़ी है, कौन सा? मिकिर पहाड़ी। इसको मीरी से और मिसमी से कंफ्यूज नहीं करना आपको। ये मिकिर पहाड़ी जो है, मिकिर पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? ये असम में है। कहाँ पे है? असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो मीरी, मिसमी, डफला, अबोर कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और मिकिर जो है वो असम में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ये बताना है आपको। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत कन्फ्यूज करता है एग्जाम में, इसलिए जो है याद कर लीजिएगा इसको। तो मैदान, किस घास के मैदान को? तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स, याद रखना है। और ब्राज़ील में जो है, ब्राज़ील में कैंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंपोस। कैंपोस कहाँ कहा जाता है? ब्राज़ील में। याद रखना है आपको, ब्राज़ील। सारे नोट कर लेने हैं आपको। और उत्तरी अमेरिका में कौन से हैं? प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और दक्षिणी अमेरिका में कौन है? वेल्ड्स हैं। कौन है? वेल्ड्स। सारे याद कर लेने हैं आपको। ओके, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो घास का मैदान के नाम से जाना जाता है। कैंपोस कहाँ पे है? ब्राज़ील में। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी हो गया, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स हो गया, और पंपास जो है ये कहाँ पे हो गया? अर्जेंटीना में। ओके, उम्मीद करते हैं ये जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, याद कर लिए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जापान का डेट्राइट्स जो है किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्राइट जो है ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? बताइए, आंसर कर सकते हैं आप। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। उस हिसाब से आपको अनुमान लग जाएगा कि जो है मेरा तैयारी किस लेवल का है। तो जापान का डेट्राइट कहा जाता है नागोया को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागोया शहर को जो है जापान का डेट्राइट कहा जाता है। और जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये ओसाका को कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राइट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जापान का डेट्राइट जो है वो नागोया शहर को कहा जाता है, और जापान का मैनचेस्टर जो है ये ओसाका को कहा जाता है। और यह क्षेत्र जो है डेट्राइट, ये जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए हेतु जो है प्रसिद्ध है। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी जो है वो किस हिमालय का भाग है, ये बताना है आपको। तो ये है किस हिमालय का? ट्रांस हिमालय का। याद रखना आपको, हुजा घाटी जो है वो
ट्रांस हिमालय का इंपॉर्टेंट भाग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। और ट्रांस हिमालय में और कौन कौन सी प्रमुख घाटियाँ हैं ये बताना है आपको। ये है नुब्रा, कौन सा है नुब्रा जो है, ये भी कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय में है। सिगार, कौन सा है सिगार, ये सारे जो हैं तीनों जो हैं कहाँ पे हैं, ट्रांस हिमालय के भाग में है, याद रखना है आपको। ट्रांस हिमालय की घाटियाँ प्रमुख कौन कौन से हैं, नुब्रा, सिगार और हुजा घाटी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे आज के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, हेल्पफुल साबित करेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर रहा आपका। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए आपको जो है पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट उठा सके इस वीडियो का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और माई एग्जाम हब बुक की जो है नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।